हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में, जिसमें आज हमारा 9वां सेशन है। इससे पहले कि हम लोग सेशन की शुरुआत करें, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। किसी तरह का ऑडियो वीडियो इशू तो नहीं है। नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। चलिए, आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए क्योंकि बहुत कम समय में आप सभी के साथ से, आप सभी के सहयोग से और आप सभी के प्रयासों से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और लगभग 1 महीने का समय हुआ होगा। इतने कम समय में हमने बढ़िया ग्रोथ की है। काफ़ी सारे लर्नर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप सभी लोगों का सहयोग इसी प्रकार से रहेगा हमारे साथ। तो हम लोग जल्दी से इस 10,000 को 50,000 और 50,000 को 1 लाख में बदल देंगे। बस आप लोग इसी तरह से देखते रहिए, बने रहिए, शेयर करते रहिए सेशंस को, चैनल को। तो आगे भी बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने अभी हैं। तो चलिए, शुक्रिया सभी का एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलो, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ, जैसा कि आप डेली कर रहे हैं, इसको शेयर कीजिए, है ना। अपने जितने भी दोस्त, अपने भी जितने भी साथी हैं, जो भी आपके सहयोगी हैं, तैयारी करने वाले लोग, किसी भी एग्ज़ाम की, ज़रूरी नहीं यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ये उनके काम ही आएगा। जितना डेप्थ में, जितने डीप में हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाला है। तो लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं बगल में आपको सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का जो है यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पर ऑप्शन है। और टेलीग्राम चैनल, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी चंचल कुमार सर ऑफिशियल, है ना। इस चैनल की, इस सेशन की और सभी सेशन की, इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, चंचल कुमार सर ऑफिशियल, जिसमें अभी 17,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी आ जाइए। लिंक आपको नहीं मिलेगी तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछले सेशन में हम लोगों ने अंग्रेजों की मैसूर विजय के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए और पहले हैदर अली ने अंग्रेजों को टक्कर दी और उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ 2-2 हाथ किए और अंततः अंग्रेज छल कपट, साम दाम, दंड भेद सब कुछ अपनाकर और कुछ हमारी कमज़ोरियाँ का फ़ायदा उठाकर मैसूर पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुए और मैसूर साम्राज्य का अंत हो गया। वो हम लोग देख चुके हैं। आज के सेशन में मैं अंग्रेज़ों के विस्तार के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। सबसे जो ज़रूरी है इसमें 2 नीतियाँ, अंग्रेज़ों ने 2 नीतियाँ अपनाई और उन 2 नीतियों की वजह से उनका बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ। उन दोनों नीतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें पहली आपके सामने दिख रही होगी सहायक संधि। बेसिकली डलहौजी जो है उसको जोड़ा जाता है हड़प नीति के साथ और वेलेजली जो है उसको जोड़ा जाता है सहायक संधि के साथ। तो वेलेजली की सहायक संधि ये क्या थी, इसके क्या परिणाम हुए, इसके क्या उद्देश्य थे, इससे हमें क्या नुकसान फ़ायदा हुआ, अंग्रेज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा, और फिर पढ़ेंगे जो है डलहौजी की हड़प नीति, या जिसे गोद निषेध नीति भी बोलते हैं या विलय नीति भी बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यूपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, सहायक संधि से भी और हड़प नीति से भी। दरअसल ये दोनों के दोनों नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं
और आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, इन नीतियों को हम लोग अच्छे से समझेंगे तो ही आप लोगों को एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले सहायक संधि, सहायक संधि शब्द से समझने की कोशिश कीजिए। सहायक संधि जो होती है ना, इसका मतलब होता है सहायता करने वाली संधि, है ना। तो सहायक संधि जो है एक प्रकार की मैत्री संधि, एक प्रकार की मित्रता करने वाली, दोस्ती वाली संधि, सहायता करने वाली संधि। ये संधि या ये जो भारत में नीति है, इस नीति को लाने का श्रेय वैसे तो भारत में जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को। डुप्ले के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रांसिस डुप्ले जो कि फ्रांसीसियों का गवर्नर था, काफ़ी चतुर था, जिसने भारत में आने के बाद फ्रांसीसियों को काफ़ी शक्तिशाली बनाया था। उस नीति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले डुप्ले ने की। किसी को सहायता देके उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये चीज़ सबको डुप्ले ने सिखाई। इसी को रॉबर्ट क्लाइव ने आगे बढ़ाया और अवध के संदर्भ में इसको लागू किया, अवध की सुरक्षा का वचन दिया, अवध के खजाने पे कब्जा कर लिया। तो ये आगे बढ़ाता है क्लाइव। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम से ये जानी जाती है, जिस व्यक्ति ने इस नीति का सबसे बेहतर तरीके से प्रयोग किया, उस व्यक्ति का नाम है वेलेजली। तो वेलेजली के नाम से इस नीति को अब जाना जाता है। क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि सहायक संधि जो है ये एक नीति है, कैसी, मित्रता की। दरअसल यदि आपको किसी को नुकसान पहुंचाना हो ना, तो देखो नुकसान पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक कि आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं, आपको उससे गुस्सा है, आप उस पर क्रोधित हैं, आप गए और आपने उसके दांत तोड़ दिए, उसको ज़ोर से मारा और उसके दांत टूट गए। एक तरीका तो बदला लेने का ये होता है, किसी से दुश्मनी निकालने का ये होता है। दूसरा तरीका कि आप उसके मित्र बन जाओ, ठीक है, और मित्र बन के उसको नुकसान पहुंचाओ। आप उसको डेली जो है फ्री में चॉकलेट खिलाओ, फ्री में डेली में चॉकलेट खिलाओ। जब आप उसको डेली चॉकलेट खिलाएंगे ना, और वो भी फ्री में, तो उसको एक दिन लत लग जाएगी, वो लगातार खाता रहेगा और एक दिन उसके दांत खराब हो जाएंगे और उसके दांत जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अब आपने देखा, एक तरीका पहला वाला था जिसमें लड़ाई झगड़ा किया, दांत तोड़ दिए सामने वाले के, दुश्मनी निकाल ली, बदला ले लिया। दूसरा तरीका मित्रता कर ली और मित्रता करके उसके दांतों को इतना कमज़ोर कर दिया कि उसके दांत अब किसी काम के ही नहीं रहे। वो हो सकता है कि आपको बार बार काटता हो या आपको उससे कोई दिक्कत हो, अब आपने उसके दांत वैसे ही नष्ट कर दिए और ये सब आपने अच्छा बन के, भला बन के कर दिया। सामने वाला सोच रहा है कि कितना अच्छा आदमी है, डेली मेरे लिए फ्री में चॉकलेट लाता है, मुझे चॉकलेट खिला रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संधि ऐसी ही थी। अंग्रेज़ों ने भारत में राजाओं को, महाराजाओं को उनके दोस्त बनने का, मित्र बनने का ढोंग रचाया, नाटक किया और उनसे मित्रता के नाम पर उनको कमज़ोर किया, उनको कमज़ोर किया, उनको खोखला किया। और एक समय ऐसा आया कि वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों पर निर्भर हो गए और अंग्रेज़ जो है इसका बाद में पूरा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, इसी के समय पर मैंने आपको बताया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, वही वेलेजली, इसने भारत के देशी राज्यों के संबंध में इस नीति को लागू किया था। इस संधि के प्रयोग से क्या हुआ, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई, ठीक है। एक पात्र आपने देखा होगा, 3 इडियट्स में एक पात्र था चतुर रामलिंगम नाम का, जो एग्ज़ाम में पास करने के और टॉप करने के लिए 2 तरीके अपनाता था। एक, खुद रात रात भर पढ़ता था, पूरे दिन पढ़ता था, और एग्ज़ाम टाइम में दूसरों को पढ़ने से रोकता था। इस तरीके से वो व्यक्ति आपने देखा होगा टॉप करता था। अब यहाँ अंग्रेज वही कर रहे हैं कि एक तरफ अंग्रेज जो है भारत में अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं और दूसरी तरफ वो भारत के राजाओं को, महाराजाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। इस तरीके से भारत में वो सर्वश्रेष्ठ हो गए, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित कर लिए। और भारत में जो उनको एक डर सता रहा था उस समय यूरोप में, नेपोलियन का, इनकी नाक में दम किया हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का भी अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब इतिहास है।
फ्रांस की क्रांति के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। धीरे धीरे वो शक्तिशाली होता है, फ्रांस के सर्वोच्च पद पर चला जाता है, फ्रांस का शासक बन जाता है और फिर वो यूरोप में अपने राज्य का, साम्राज्य का विस्तार करता है। इस चक्कर में उनकी ब्रिटिशों से, अंग्रेजों से लड़ाई होती है और अंततः उस झगड़े का, उस लड़ाई का असर भारत में भी दिखाई देता है। भारत में भी अंग्रेज नेपोलियन से डरे हुए थे कि कहीं कोई भारतीय राज्य नेपोलियन से, फ्रांस से मिल जाएगा और वो भारत में अंग्रेजों के लिए मुसीबतें पैदा करेगा। ये भी होगा, ऐसा करने की कोशिश भी हुई। मैसूर का उदाहरण हमारे सामने है। मैसूर ने, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहायता लेने की कोशिश की, उनको मित्र बनाने की कोशिश की, उनकी सहायता से अंग्रेजों से अपनी दुश्मनी, अपना बदला लेने की कोशिश की, तो वो डर जो था वो भी चला गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया और इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में बड़ा इलाका मिला। आगे समझ में, यहां तक समझ में आया? क्या है सहायक संधि? समझ गए आप लोग? देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है, एक तीर से कई निशान है। आपने भी सुनी होगी, एक तीर से कई निशान है। तो अंग्रेजों ने ये एक तीर चलाया और इस एक तीर से उन्होंने एक साथ कई निशानों को साध दिया। भारत में शक्तिशाली बन गए, भारत के राजा महाराजाओं को कमज़ोर कर दिया, भारत में उन्होंने दूसरे राजा महाराजाओं को, रियासतों को अपने पर निर्भर बना लिया, नेपोलियन बोनापार्ट का और फ्रांस का खतरा टाल दिया, भारत के राजा महाराजाओं के बाजारों में घुसपैठ कर ली। और ये सब वो कैसे कर पाए? सहायक संधि। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस नीति में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने एक तीर से इतने सारे निशानों को साध दिया। वेलेजली इसका आविष्कारक नहीं था, अभी मैंने आपको बताया। इस चीज़ को लाने का श्रेय जाता है डुप्ले को, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था और भारत में माना जाता है कि डुप्ले ही वो पूर्व व्यक्ति था जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। पहला यूरोपीय जिसने इस संधि का प्रयोग भारत में किया। बाद में वेलेजली ने इसे जो है व्यापक रूप से अपनाया और इस संधि के द्वारा ये सारे के सारे उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त किया। क्या विशेषताएं थी सहायक संधि की? विशेषताएं, ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सहायक संधि की विशेषताएं क्या थी। पहले देखो, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। जितने भी भारतीय राजा सहायक संधि को अपनाएंगे वो अपने विदेशी संबंध जो है कंपनी के अधीन कर देंगे। मतलब कंपनी तय करेगी कि वो किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ दुश्मनी करेंगे। कुल मिला के ये पावर कंपनी के पास चली जाएगी। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला तो ये फायदा मिला कि इस भारतीय राजाओं को जो है उन्होंने, उनकी जो संप्रभुता, पता है संप्रभुता मैंने आपको बताया है, संप्रभुता का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्र या देश या शासक अपने सारे निर्णय स्वयं ले। अब इस प्रकार से कंपनी ने चालाकी से उन राजाओं के विदेशी संबंधों को अपने अधीन कर लिया। मतलब वो अपने मन से किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं कर सकते। अब जैसे अवध के नवाब ने, शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि कर ली और संधि करके गुट बना लिया और बक्सर का युद्ध लड़ लिया। उधर मराठाओं ने, हैदराबाद ने और मैसूर ने आपस में मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर ली। ऐसा अब नहीं हो सकता था। अब भारत में राजा महाराजा आपस में एक दूसरे से संधि नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते जब तक अंग्रेज नहीं बोलेंगे। तो बिना कंपनी से जो है बात किए वो ये सब कर नहीं सकते। फिर बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे। अब इस संधि का नाम देखो क्या है, संधि का नाम है सहायक संधि। सहायक संधि में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी सहायता कैसे करूँ? मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करवाने के नाम पर मैं यदि कहूँ कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ जब तक मैं आपके साथ नहीं रहूँगा? मुझे आपके घर आना पड़ेगा, मैं आपके घर आकर रहूँगा और बदले में मैं आपको जो है पूरी तैयारी करवाऊँगा। आपको मेरे खाने पीने का, रहने का सारा खर्च उठाना पड़ेगा। अब मैं आपके पैसों पर ऐश कर रहा हूँ, मैं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ, महंगा मोबाइल खरीद रहा हूँ, और ये सब कुछ आपके पैसे पर हो रहा है क्योंकि खर्चा तो आप उठा रहे हो।
सहायक संधि के नाम पर उस राजा के उस राज्य में सेना भेजी जाती थी और बहुत बड़ी सेना भेजी जाती थी। इसका पूरा खर्चा वो राज्य उठाता था, वो राजा उठाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस राजा के हाथ में जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया, उसके यहाँ पर एक अंग्रेजी सेना रखी और उस सेना की कमान अंग्रेजों के हाथ में होती थी, लेकिन उसका पूरा खर्चा संबंधित राजा उठाता था। मतलब राजा के ही, हमारे ही राजा महाराजाओं के पैसे पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। ठीक है, समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट। इसके बाद आगे उन्होंने इस संधि में प्रावधान किया कि वो राज्य अपने यहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखेगा, एक प्रकार से दूत, मित्रता का प्रतीक, कि एक व्यक्ति होगा जो आपके राज्य में हमारा रहेगा, जो आपके और हमारे मित्रता का प्रतीक होगा, और वो हमारे दोनों को आपस में जोड़ेगा, हम दोनों को आपस में जोड़ेगा, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाएगा। हालांकि वो हमेशा जासूसी करता था, वो संबंधित राज्य में रहकर उस राजा के खिलाफ जासूसी करता था और एक एक बात उस राजा की जो है वो अंग्रेजों को बता दिया करता था। तो एक अंग्रेज रेजिडेंट, वो भी अंग्रेजों के फायदे में होता था। फिर वो राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकता। अब अंग्रेजों को डर सता रहा था, किससे? अंग्रेजों को डर सता रहा है फ्रांसीसियों से। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा डर इन्हीं से, फिर डच भी हैं। तो कोई भी यूरोपीय को तुम अपने यहाँ नहीं रखोगे बिना हमारी अनुमति के। एक प्रकार से बड़ी चालाकी से दूसरे यूरोपीय कंपनियों को इनसे जो है बाहर कर दिया। ये भी चालाकी रखी, कंपनी राज्य के शत्रुओं से रक्षा करेगी। बदले में, इस सब के बदले में उस राजा को क्या होगा? रक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी कि ये तुम्हारी रक्षा, कोई भी राज्य तुम पर आक्रमण करेगा तो कंपनी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें बचाएगी। अब जैसे छोटे मोटे जो राज्य थे ना, कमज़ोर राज्य जहाँ शासक में दम नहीं था, जैसे हैदराबाद और ऐसे छोटे मोटे जो राज्य हुआ करते ना, वो डरे रहते थे हमेशा। उनको कभी मराठाओं का डर लग रहा है, कभी जो है मैसूर का डर लग रहा है, तो उनको जो है सहायक संधि के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर ये सारी चीज़ें दी गई। आपकी सुरक्षा अंग्रेज करेंगे। अब वो राजा निश्चिंत हो गया कि मेरी सुरक्षा तो अंग्रेज करेंगे, तो मुझे जो है, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपसे कोई व्यक्ति ये वादा करे कि मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स कई बार निकाला हुआ है और मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप मेरे लिए जो है ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दीजिए, रहने खाने की सबकी, आपकी जगह एग्ज़ाम मैं देकर आ जाऊंगा और मैं आपका एग्ज़ाम निकलवा दूंगा। अब आपने साल भर उस व्यक्ति के ऊपर पैसा खर्चा किया, आपने साल भर उसके सारे नखरे उठाए और इस उम्मीद पर कि ये मेरी जगह एग्ज़ाम देगा और मेरा एग्ज़ाम निकाल देगा, और इस चक्कर में आपने पढ़ाई ही नहीं की। क्यों पढ़ना है जब हमें एग्ज़ाम देनी ही नहीं है? जब बिना पढ़े ही एग्ज़ाम निकल रही है तो पढ़ के क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले वो व्यक्ति गायब हो गया, उससे एक दिन पहले वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ चला गया और अब आपको स्वयं को एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो बताइए क्या हालत होगी? क्योंकि साल भर हम पढ़े ही नहीं, हमने तो किताब खोल के भी नहीं देखी, हमें तो मालूम भी नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या है। अब जिस व्यक्ति के भरोसे आपने ऐसा किया वो तो चला गया, आखिरकार वो आपको ले डूबा। ऐसे ही देशी राजा महाराजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भरता जता दी, वो पूरी तरह से निर्भर हो गए और अंग्रेजों के जो है भरोसे रह के उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया। दरअसल किसी भी राज्य ने अपने आप को जो है मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की सहायक संधि वाले राज्य ने, क्योंकि वो निश्चिंत थे कि अंग्रेज हमारी रक्षा करेंगे। पर यह तो नहीं बताया कि अंग्रेजों से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। कल को यही अंग्रेज जब आप लोगों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे इस राज्य से, तो तुम्हें कौन बचाएगा। यही हुआ जब 1856 में डलहौजी ने अवध के नवाब से कहा कि चलिए जाइए, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चुपचाप चल दिए, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों से आँख में आँख डालकर बोले कि क्यों जाएं, मेरा राज्य है, नहीं जाएंगे, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उन्हें मालूम था कि वो अंग्रेज़ों से लड़ने की जो है शक्ति नहीं रखते हैं, वो स्थिति में ही नहीं थे अंग्रेज़ों से दो दो हाथ करने की।
और यही हुआ, कंपनी जो है उस राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। कंपनी ने ये संधि में विशेषता थी कि कोई भी राज्य के आंतरिक मामलों में हम, ठीक है, कोई भी राज्य के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो रेजिडेंट जो किसी राज्य में रखते थे ना, वो हमेशा उस राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देता था। ठीक है, आगे समझ में। और वो राजा चाह के भी कुछ नहीं कर पाता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब यहां देखो, सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया 1798 में हैदराबाद के निजाम ने। ये फैक्ट पूछा जाता है, सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। और हैदराबाद, मैंने आपसे कहा था कि जब चिनकिलिच खां की मृत्यु होती है 1748 में, उसके बाद से लगातार हैदराबाद जो है वो कमज़ोर हो गया और आखिरकार सहायक संधि को अपनाने के लिए मजबूर भी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला नंबर आता है मैसूर का। मैसूर का इतिहास हमने पिछली बार देखा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे और चौथे आंग्ल मैसूर को जीतने के बाद, उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक छोटे से हिस्से पर पुराने वोडियार वंश का राज्य फिर से स्थापित किया और उसके साथ भी सहायक संधि कर ली। फिर तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801। पेशवा, आखिरकार मराठाओं को भी इस संधि को अपनाना पड़ा। पेशवा ने 1801 में अपनाया था इस संधि को, जब वो इतना कमज़ोर हो गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में मराठा इतने कमज़ोर हो गए कि मजबूरी में पेशवा को सहायक संधि को अपनाना पड़ा। फिर भोंसले ने अपनाया 1803 में, सिंधिया ने अपनाया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, कई सारे छोटे छोटे राजाओं ने, रियासतों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। कुल मिला के ये सारे राज्य अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। इन सभी राज्यों पर डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। वही सारी चीज़ें तय किया करते थे। ठीक है, इसके बाद अगला नाम जो आता है, आपने एक मूवी देखी होगी लगान। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी आमिर खान साहब की लगान। उसमें आपने देखा एक राजा आपको दिखाई देते हैं, एक बेबस सा राजा जो अपनी प्रजा के ऊपर ज़्यादा कर नहीं लादना चाहता, जो अपनी प्रजा को छूट देना चाहता है टैक्स से, भू राजस्व से, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, फसल नहीं हो रही है, लेकिन वो राजा ऐसा नहीं कर पा रहा है। ये सहायक संधि का ही परिणाम था। जब जब जिस राजा ने सहायक संधि को स्वीकार किया, वो इसी प्रकार से बेबस हो गया। उसकी प्रजा के हिसाब से वो नहीं चलता था। समझ में आई मेरी बात? वो राजा अपनी प्रजा के भले के लिए कुछ चाहे तो वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको अंग्रेजों की हर बात माननी पड़ती थी। मित्रता के नाम पर, दोस्ती के नाम पर ऐसा छल इतिहास में आपको बहुत कम दिखाई देगा कि जहाँ किसी ने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपा हो इस तरीके से। ये मिसाल अनोखी है अपने आप में इतिहास में। ठीक है, तो सहायक संधि, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? आखिरकार अगर हम बात करें कि इसके परिणाम क्या रहे, तो इस संधि से अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा सिर्फ अंग्रेजों को ही हुआ, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दरअसल हम कमज़ोर हो गए। इस संधि की वजह से रियासतों को बहुत हानि उठानी पड़ी। एक तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। ऐसा कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। दरअसल राजा महाराजाओं को इस निर्भरता की, इस सुरक्षा की जो अंग्रेज उनकी कर रहे थे, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनको इसके बदले में अपनी संप्रभुता को गिरवी रखना पड़ा। अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के पहले वो मन के मालिक हुआ करते थे, जो चाहे कर सकते थे, वो सब अब नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से दांव पर क्या लगा दी? दांव पर लगा दी अपनी संप्रभुता को, अपनी आज़ादी को, और बदले में उन्होंने क्या लिया? बदले में उन्होंने सुरक्षा को चुना। अंग्रेजों ने उनकी सुरक्षा की, पर बाद में ये हुई कि न सुरक्षा मिली न संप्रभुता। संप्रभुता तो वो पहले ही खो चुके थे, आज़ादी तो उनकी पहले ही चली गई थी। जो सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजों ने ढोंग रचाया था वो भी थोड़े दिन रहा,
और बाद में इन्हीं गोरों ने उनके राज्य को हड़प लिया। इन्हीं सारे लोगों के राज्य जो है इस ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए और ये चुपचाप देखते रहे, मूक दर्शक बनकर। आया समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से सहायक संधि से भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राजा महाराजाओं को बहुत नुकसान हुआ, अंग्रेजों को फायदा हुआ, इनकी स्वतंत्रता चली गई, अंग्रेजों की दया पर ये आश्रित हो गए, एक प्रकार से इनको पंगु बना दिया, कमज़ोर बना दिया अंग्रेजों ने। उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा। इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि उन राजा महाराजाओं को अपना बहुत सारा संसाधन भी जो है गंवाना पड़ा। अंग्रेजों ने जानबूझकर बड़ी बड़ी भारी भारी सेनाएं रखी और उस पूरी सेना का खर्चा राजा उठाता था। अब देखो कितनी चालाकी की बात। किसी राजा ने कहा कि मुझे 10,000 की सेना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, अंग्रेजों ने 20,000 की सेना भेज दी। अरे राजा साहब, 10,000 की सेना से क्या होगा? 10,000 की सेना में तो हो सकता है कि आपको जो है हार का सामना करना पड़े, ये लीजिए हम आपको 20,000 की सेना देते हैं। राजा खुश हो गया, कितने अच्छे लोग हैं, दोस्त हो तो ऐसे, मित्र हो तो ऐसे कि मैंने इनसे 10,000 की सेना मांगी और इन्होंने 20,000 की सेना दे दी। लेकिन उस राजा को पता नहीं था कि इसके पीछे अंग्रेजों का वास्तविक खेल क्या है। दरअसल वो अपने लिए एक बड़ी सेना तैयार करना चाहते थे। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल ये सेना काम तो हमारे ही आएगी, लेकिन इस सेना को तैयार करने का खर्चा तो कोई और उठा रहा है। वो राजा उस पूरी सेना को खिलाते खिलाते जो है खुद भूखों मरने की नौबत आ जाती थी। उस सेना को पालते पालते उस राजा के खाने के लाले पड़ जाते थे, लेकिन आखिरकार वो राजा भी सोचता था कि मुझे फ़ायदा हो रहा है। बस ऐसे ही अंग्रेजों ने कई सारे राजा महाराजाओं को बेवकूफ़ बना दिया और उनके खर्चे पर एक अच्छी खासी सेना तैयार कर ली। इसी सेना का प्रयोग बाद में हमारे ऊपर किया गया। भारत को जीतने के लिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इसी सेना का यूज़ किया गया। बताइए कितने चालाक लोग थे। आपके ही खर्चे पर सेना बना ली और उसी सेना से आपको हरा दिया बाद में। तो ये राज्य जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, उनके जो है आर्थिक रूप से अगर देखें तो उनके इस पूरे व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए और उनकी जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई। तो आप देख सकते हो कि आखिरकार क्यों सहायक संधि को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से। क्योंकि ये वैसा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात। एक तरफ सांप भी मर गया, एक तरफ अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से अपने लिए सेना भी तैयार कर ली, देशी राजाओं को कमज़ोर भी कर दिया, उनके राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और दूसरी तरफ इसके लिए उनको कोई खून नहीं बहाना पड़ा, युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, इसके लिए उनको बहुत सारा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। आगे समझ में? तो ये था सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात। अब इसी नीति को आप देखो। चूँकि इस नीति ने इन राजा महाराजाओं को इतना कमज़ोर कर दिया था कि भविष्य में डलहौजी की नीति के लिए एक आधार तैयार हो गया था। भविष्य में जब डलहौजी भारत आया और उसने भारत के राजा महाराजाओं से कहा कि चलो अपना अपना राज्य इधर लेकर आओ, तो उसका ज़्यादा प्रतिरोध नहीं हो पाया, क्योंकि वो सारे राज्य बहुत कमज़ोर हो चुके थे इस संधि के द्वारा। तो अब अगली नीति जो है व्यपगत का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसे हड़प नीति, विलय नीति, गोद निषेध नीति, कई नामों से लोग जानते हैं। तो अब आप समझ गए किस प्रकार से सहायक संधि ने बेस का काम किया, भारतीय राजा महाराजाओं को कमज़ोर कर दिया, अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया, और आगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाता है डलहौजी। डलहौजी भारत कब आया? डलहौजी भारत आता है 1848 में। 1848 से 1856 तक ये भारत में गवर्नर जनरल रहा। अब आप समझो क्यों किया इसने ये सब। दरअसल जब डलहौजी भारत आया तो इसको ब्रिटेन से भेजा गया था ये बोलकर कि हमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत सारा विस्तार करना पड़ेगा। मैं क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ? हमें भारत में बहुत सारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमें नहीं मालूम तुम कैसे करोगे, लेकिन हमें चाहिए भारत में
ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, नए नए इलाके, नए नए रियासतें, नए नए राज्य क्यों चाहिए? दरअसल ये सब चाहिए था ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उस औद्योगिक क्रांति से फ़ायदा उठाने के लिए। आप सोचोगे डलहौजी का औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना है, कोई कनेक्शन है। दरअसल जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों से उत्पादन होने लगा, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, तो उनके सामने दो समस्या थी। पहली समस्या कि ये जो उत्पादन हो रहा है इस उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से लाएं? जैसे अगर आपको कपास मिलेगा तो कपड़ा पैदा होगा ना, तो कपास तो मशीन पैदा करेगी, कपड़ा तो मशीन पैदा कर देगी, कपड़ा तो मशीन बना देगी, पर कपास मशीन पैदा नहीं करेगी। कपास कहाँ से आएगा? फिर दूसरा, कपड़ा बनने के बाद बेचे कहाँ? कपड़े को बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों की पूर्ति हो सकती थी भारत से। भारत में काफ़ी सारा इलाका था खेती में जहाँ से नील, कपास और ये सारा कच्चा माल मिल सकता था। दूसरी तरफ ये जो माल तुम बनाओगे, ब्रिटेन में तो मुट्ठी भर जनसंख्या है, ब्रिटेन का इलाका तो इतना छोटा सा है कि अगर आप देखो तो भारत में कई सारे राज्य भी ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं क्षेत्रफल में, तो ब्रिटेन में तो आप बेच नहीं सकते। ये सारा माल जो है भारत में बेचा जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन भारत के राजा महाराजा अपने माल, ब्रिटेन के माल को हमारे यहाँ आसानी से बेचने नहीं देंगे। तो जितना ज़्यादा इलाका ब्रिटेन के पास होगा, जितने बड़े इलाके पर नियंत्रण होगा, हमारा विस्तार होगा, क्या उतने बड़े इलाके में ये माल बेच के पैसा नहीं कमाएंगे? आ गया समझ में? तो जैसे ही डलहौजी भारत आया तो डलहौजी को ये बोल के भेजा गया था कि आपको भारत में साम्राज्य का विस्तार करना है। अब डलहौजी जब भारत आता है तो उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि मैं भारत में कैसे अंग्रेज़ों का विस्तार कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए उसने एक नीति अपनाई, उसी नीति के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल उसको एक बात पता चलती है कि भारत में कई सारे राज्य ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उत्तराधिकारी नहीं होते। आपको पता है कि निसंतान होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग निसंतान होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी राजा महाराजा का कोई संतान नहीं होता, वारिस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, किसी को गोद ले लेते हैं, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, भाई बंधु से या कहीं और से बच्चे को गोद ले लेते हैं और ऐसे पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है और वही अगला वारिस उत्तराधिकारी साम्राज्य का होता है। जब डलहौजी भारत आता है तो उसने कहा कि काम करते हैं ना कि ऐसे राज्य जिनके वारिस नहीं है, जिनके उत्तराधिकारी नहीं है, जिनका कोई बेटा नहीं है, तो उन राज्यों को गोद लेने से मना कर देते हैं। दरअसल अब उससे ये पूछा गया कि आपको ये अधिकार है कि आप बताओ कि गोद, आप कौन होते हो तय करने वाले? कोई राज्य गोद लेगा नहीं लेगा, दत्तक पुत्र रखेगा नहीं रखेगा, क्या ये तय करने का अधिकार है आपको? उन्होंने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हमसे पहले मुगल थे, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य था और मुगल जो है उनकी सत्ता को सब स्वीकार करते थे, वो सर्वोच्च शक्ति थे। अब मुगल चले गए और मुगलों की जगह हम आ गए हैं, हमने मुगलों की जगह भारत में शासन स्थापित कर लिया है, तो जो शक्ति मुगलों के पास थी वो शक्ति हमारे पास है। अब हम तय करेंगे कि भारत में कौन राज्य गोद ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। समझ में आया? तो इस तरीके से डलहौजी ने दिमाग लगा के ये नीति बनाई कि ऐसे राज्य जिनका कोई वारिस नहीं था उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेंगे, गोद नहीं लेने देंगे किसी को बच्चे को, तो साम्राज्य का विस्तार ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आई आपको नीति? ये नीति बड़ी चालाकी से बनाई गई थी, बड़ी सोच समझ के ये नीति बनाई थी डलहौजी ने। इसका प्रयोग किया था डलहौजी ने, जो भारत में 48 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहा, और इसे ही व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे ही गोद निषेध नीति भी कहते हैं। नाम में मत परेशान होइएगा, शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, विस्तार कर लिया गया, तो वो नाम भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले अच्छा एक बात बताओ, लाइक कर रहे हो सभी लोग? देखो भाई, आपने देखा इतनी मेहनत से मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बस यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हौसला अफजाई करते रहें। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हौसला अफजाई होती रहती है।
तो वो ज़रूर करते रहिए। आपसे कोई फ़ीस तो मैं ले नहीं रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ हौसला बढ़ाइए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है कि दूसरी तरफ से भी ताली दो हाथ से बजती, सामने वाले को पसंद आ रहा है, सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है या उसके काम आ रहा है। तो यहाँ डलहौजी ने ये नीति को अपनाया। अब देखो, इस नीति को अपनाया जब उसने, तो उसका ये मानना था कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों के द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा जो है वो परेशान हो चुकी है, इससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना चाहिए। तो उसका ये भी मानना था कि भारत में कई सारे राजा महाराजा हैं जिनसे परेशान है प्रजा, या जिनसे जो है प्रजा जो है निराश है, हताश है, तो ऐसे राज्यों को भी अंग्रेजी शासन में मिला लेना चाहिए। वास्तव में डलहौजी की स्पष्ट और सीधी मनोभावना ये चाहती थी कि मुगल सर्वसत्ता के मुखौटे को सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह अंग्रेज जो है उनको उत्तराधिकारी मान लिया जाए, उसकी जगह अंग्रेजों को भारत का शासक मान लिया जाए, और ये जो दूसरे राजा महाराजा हैं ये हमेशा के लिए जो है ये चीज़ छोड़ दें कि हम मुगलों के उत्तराधिकारी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भारत से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय कई सारे छोटे छोटे राज्य आए, जिनमें से कई ये सपना देख रहे थे कि हम जो है इनकी जगह ले लेंगे, पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, पूरे भारत को रौंद देंगे, पूरे भारत में हमारी पताका फहराएगी, एक छत्र राज होगा। कई लोग ऐसे सपने देख रहे थे। तो इनके इस सपने का अंत करना भी ज़रूरी है कि मुगल चले गए हैं और मुगलों की जगह हम आ चुके हैं, मतलब तुम्हारी जगह नहीं है कहीं भी। तो एक तरीके से ये नीति एकदम सीधी और स्पष्ट थी, सरल थी। डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थी। कुल मिला के उसके हिसाब से उस समय भारत में जितने राजा महाराजा और रियासतें थी उनको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी, ऐसी रियासतें जिनका कभी मुगलों से कोई लेना देना ही नहीं था, जो मुगलों को कभी कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, पूरी तरह से स्वतंत्र थे, लाइक मराठा। दूसरे, वे रियासतें जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थी पर अब अंग्रेजों के अधीन आ गई हैं, जैसे अवध है ना, या दूसरे राज्य हम लोगों ने देखा एक एक करके जो उन्होंने जीते, तो ये मुगलों या मराठों के अधीन थे या अब उनके साथ आ गए। तीसरे, जो अंग्रेजों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित किए गए थे, जिनमें अंग्रेजों ने जान भरी, जिनको फिर से खड़ा किया, या सहायक संधि के द्वारा जिनको जो है सुरक्षित किया। तो इस तरीके से डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें हुआ करती थी, और उसका ये मानना था कि ऐसी सभी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश होनी चाहिए जो उसके अधीन नहीं थी। मतलब अब उन साम्राज्य को, उन राज्यों को मिलाने का मौका भी आ चुका है भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य में, जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। और उसने इस नीति द्वारा जिन राज्य या रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाया, वही जो है इन नीतियों का शिकार बनी। इसमें पहला था सतारा। 1848 में सबसे पहले जिस रियासत को इन्होंने जो है हड़पा वो थी सतारा। सतारा कहाँ है आपको पता है? महाराष्ट्र में थी। दरअसल ये किसी समय छत्रपतियों की राजधानी हुआ करती थी, आपको पता है, मराठा छत्रपति की राजधानी थी। यही सतारा इतने बुरे दौर में गुजर रही थी कि इस सतारा को जो है 1848 में हड़प लिया गया। जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1854 में, झांसी 1854 में और नागपुर 1854। एक एक करके इस नीति का प्रयोग करके भारत के कई राजाओं को गोद लेने से मना कर दिया गया और उनके राज्यों को हड़प लिया गया। इनमें से कुछ तो चुपचाप मान गए, कुछ राजाओं को बुरा लगा पर वो कुछ बोले नहीं। कुछ राज्य थे जिन्हें बुरा लगा और उन्होंने इसका विरोध भी किया, जैसे झांसी। झांसी में आपको पता है कि अपने पति की मृत्यु के बाद महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो शासन कर रही थी और उनका भी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी वही किया जो बाकी राजा महाराजा करते थे, दत्तक पुत्र को गोद ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, उनके पुत्र को ठीक है स्वीकार करने से मना कर दिया। झांसी को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया। महारानी अड़ गई कि मैं नहीं दूंगी अपनी झांसी, अपना राज्य। फिर भी अंग्रेज नहीं माने। यहाँ तक कि महारानी झांसी ने यह भी बोला
कि यदि आप मुझे मेरे राज्य को नहीं हड़पते हैं, मुझे मेरे राज्य पर अपने पुत्र को शासन करने देंगे, तो मैं 1857 के विद्रोह से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं विद्रोह में भाग नहीं लूँगी। पर ब्रिटिश नहीं माने और उन्होंने क्या किया, उन्होंने झांसी की रानी के इच्छा के विपरीत उसके राज्य को हड़प लिया। इसके बाद आपको पता है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और अंग्रेज़ों को कड़ी चुनौती दी। अब ये तो कुछ राज्य ऐसे थे कि जिनको इन्होंने गोद के नहीं लेने के आधार पर या इस तरीके से हड़प लिया। कुछ राज्य ऐसे थे कि जिन्हें अंग्रेज हड़पना चाहते थे पर ये नीति वहाँ पर लागू नहीं हो रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अवध। अवध एक ऐसा राज्य था, आपको पता है कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने अवध के साथ में वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में इलाहाबाद की संधि की और इस संधि के बाद उन्होंने अवध की सुरक्षा को अपने हाथ में ले लिया, एक प्रकार से अवध को अपना मित्र बना लिया। फिर अवध ने सहायक संधि को भी अपनाया, वेले जली की, ये भी हमने देखा। तो अवध जो है वो पूरे समय वफादार रहा। अवध ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो, या जैसे मैसूर उनके खिलाफ था या दूसरे राज्य था, अवध ने कभी भी ऐसा नहीं किया। तो अवध को आप ऐसे नहीं हड़प सकते क्योंकि अवध जो है वो उनका वफादार था। दूसरा, अवध को गोद निषेध नीति के आधार पर भी नहीं हड़प सकते क्योंकि यहाँ जो शासक है वाजिद अली शाह, उनका पुत्र भी था बिरजिस कादिर। मतलब यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि संतान नहीं थी, गोद लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अवध के साथ ये समस्या आ रही थी कि एक तरफ तो अवध वफादार भी है, अवध ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो। दूसरा, अवध ने सहायक संधि भी अपनाई थी, इसका पुत्र भी है, वारिस भी है, सब कुछ है। लेकिन डलहौजी अड़ गया था कि अवध को हड़पना है क्योंकि अवध की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। आपको पता है कि अवध जो है वो गंगा के उपजाऊ जलोढ़ मैदान में आता है, यूपी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा मैदानी इलाका है और काफ़ी सारा जो है फसल वगैरह अच्छी हो जाती, उत्पादन बहुत होता है, तो यहाँ से ज़्यादा भू राजस्व कमाया जा सकता है। फिर यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर बाज़ार भी अच्छा खासा है। तो अवध के ऊपर हमेशा से अंग्रेज़ों की नज़र थी। समस्या ये थी कि क्या बहाना बनाए, जो दूसरी जगह बहाने मिल रहे हैं वो बहाना तो यहाँ है नहीं। तो इन्होंने मनमाने सिद्धांतों के आधार पर भी कई रियासतों को कंपनी के साम्राज्य में मिलाया और इसमें एक नाम अवध का है। तो मनमर्जी की एक झूठी रिपोर्ट, जाली रिपोर्ट बनवाई गई जनरल आउट्रम के द्वारा, आपने सुना होगा नाम। जनरल आउट्रम के द्वारा एक झूठी रिपोर्ट बनवाई गई और ये आरोप लगाया गया कि अवध में लोग परेशान हैं, निराश हैं, अवध की जनता वाजिद अली शाह से परेशान है। ये साबित कर दिया गया कि अवध में वाजिद अली शाह का शासन नहीं चल रहा है, अवध में वाजिद अली शाह का कुशासन चल रहा है और जनता हाय हाय कर रही है और वहाँ की जनता चाहती है कि वाजिद अली शाह को हटा के इस राज्य को अंग्रेज अपने हाथ में ले ले। वाह, कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा होगा, अवध जो है तरक्की करेगा, अवध में ब्रिटिश शासन आ जाएगा तो अवध की जो है न सिर्फ तरक्की होगी बल्कि खुशहाली आएगी और यहाँ के जो लोग हैं ये वाजिद अली शाह के अत्याचार से बच जाएंगे। गुड गवर्नेंस अवध में आएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और बिगड़ गया मामला। अवध, पहली बात तो ये कि अवध की जो जनता थी वो वाजिद अली शाह से प्रेम करती थी, उन्होंने कभी वाजिद अली शाह को हटाना चाहा ही नहीं, वहाँ कुशासन था ही नहीं। पर बहाना इनको मिल गया और इन्होंने अवध को भी छीन लिया, उसकी स्वतंत्रता छीन गई, कई रियासतों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया और इस नीति के कारण बची हुई रियासतों के शासक भी घबरा गए। अब यहाँ एक समस्या ये थी कि जिन राजा महाराजाओं का राज्य छीना, रियासतें छीनी, वो तो नाराज़ थे ही, जैसे झांसी की रानी और अवध, और ये तो गुस्सा थे ही। दूसरे राजा महाराजा भी डर गए। अब वो अंग्रेज़ों को शक की दृष्टि से देखने लगे कि आज नहीं तो कल ये तो हमारा जो है राज्य भी हड़प लेंगे। राहत फ़तेह अली खान साहब का, आपको राहत इंदौरी साहब का आपको पता है एक बढ़िया शेर था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ वही हो रहा था कि दूसरे राजा महाराजा डरने लगे
कि ये आग आज नहीं तो कल हम तक भी आएगी और ये हमारा राज्य भी हड़प लेंगे। तो इस नीति का एक परिणाम ये हुआ कि दूसरे राजा महाराजा और रियासत के शासक घबरा गए और मानने लगे कि उनका जो है साम्राज्य भी छिन जाएगा, अब कुछ समय के वो मेहमान बचे हैं। तो इस नीति से अंग्रेजों को फ़ायदा तो बहुत हुआ, लेकिन इस नीति का ये साइड इफ़ेक्ट था कि इस नीति की वजह से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष पैदा हुआ। आप जब 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के कई कारण थे और उन सभी कारणों में से एक कारण ये भी था, है ना, कि भारत के राजा महाराजा जो है वो नाराज़ थे। कई सारे राजा महाराजा तो हालांकि 1857 की क्रांति से दूर रहे, लेकिन फिर भी कुछ राजा महाराजाओं ने या रियासतों ने अब 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके पीछे बस यही एक कारण था कि वो भी डरे हुए थे या वो भी अंग्रेजों के सताए हुए थे। ठीक है, तो ये 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनता है। इस प्रकार डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के जो 8 साल के कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में 8 राज्यों का समामेलन किया। और ये बड़ी विचित्र बात थी। आमतौर पर जब आप कोई राज्य जीतते हैं, कोई इलाका जीतते हैं, तो बदले में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और इतने सारे राजाओं को जीतने के लिए तो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, काफ़ी पैसा भी लगेगा, हिंसा भी होगी। लेकिन इस नीति से अंग्रेजों को ये परिणाम मिला, इसका सबसे बड़ा अच्छा, कि उनको कोई पैसा नहीं लगा, उनको कोई युद्ध नहीं लड़ने पड़े, मतलब रक्तहीन विस्तार हो गया। क्या है ये? इसको हम कहेंगे रक्तहीन विस्तार। कोई सोच भी नहीं सकता, इतने बड़े इलाके पर विस्तार कर लिया, शासन कर लिया, कई सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसके लिए एक कतरा खून भी नहीं बहा, उसके लिए कोई युद्ध नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये नीति ने अंग्रेजों को भारत में अचानक से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। और आपको पूछा जाएगा 1800 ये डलहौजी की हड़प नीति का परिणाम, तो परिणाम दोनों हैं। अंग्रेजों को फ़ायदा भी हुआ, ज़्यादा तो फ़ायदा ही हुआ, नुकसान भी हुआ। नुकसान ये कि कई सारे राजा महाराजा उनके खिलाफ हो गए, उनको संदेह की दृष्टि से देखने लगे और इसका जो है खामियाजा 1857 की क्रांति में, जैसे झांसी की रानी ने झांसी से विद्रोह कर दिया। दूसरी तरफ आप देखोगे कि अवध में जब वाजिद अली शाह को निकाला था तो उनकी बेगम, ठीक है, बेगम हजरत महल का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने 1857 की क्रांति के समय अपने पुत्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया, वहाँ पर क्रांति का बिगुल फूंक दिया और वहाँ पर एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य जो है अपना बना लिया कुछ समय के लिए। तो ये 1857 के विद्रोह का एक कारण भी बन गया। अब हम लोग देखें, इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ, और फ़ायदा हुआ, अंग्रेजों को बाज़ार मिल गया। बैठे बैठाए इतना बड़ा इलाका जब आपके पास आ जाता है तो वहाँ आप शासक बन जाते हैं और वहाँ का पूरा व्यापार आपके हाथ में आ गया। अब आप चाहे जैसा जो है नीति बनाओ, जो सामान बेचना है बेचो और जो माल खरीदना है वहाँ से ले लो। इज दैट क्लियर? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों नीतियाँ समझ में आ गई। दोनों नीतियाँ मतलब पहली सहायक संधि और दूसरी हड़प नीति, और दोनों से अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपना विस्तार किया वो भी मैंने आपको बताया। दोनों के क्या क्या अच्छे परिणाम हुए अंग्रेजों के लिए, हमको क्या नुकसान हुआ, वो हम सब ने देख लिया। अब जो है अगली बात 1857 का विद्रोह हम पढ़ेंगे, परंतु 1857 का जो विद्रोह है वो रातों रात नहीं हुआ। आपको पता है ना, हम लोग इसको 1857 की क्रांति कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया 1857 में कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्रांति हो गई? नहीं। दरअसल प्लासी के युद्ध के बाद जब 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, तो वहाँ से लेकर 1857 तक आप देखो 100 साल होते हैं, 100 साल। और इन 100 सालों में अंग्रेजों ने भारत में जो नीतियाँ अपनाई, चाहे व्यापार के लिए व्यापारिक नीतियाँ हों, ठीक है, चाहे वो भारत में कृषकों से भू राजस्व लेने के लिए या उनको लूटने के लिए भू राजस्व नीति हो,
चाहे भारत में लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया हो, या भारत में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई हो, ये जो कुछ भी, या जो विस्तार के लिए सहायक संधि हड़प नीति की, जो कुछ भी उन्होंने 100 सालों में किया, एक प्रकार से हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ज़रूर है, तो बूंद बूंद करके ही सही, लेकिन अंग्रेज़ों के पाप का घड़ा आखिरकार 100 साल में भर गया और उसका फूटना तय था। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो मैग्मा होता है ना, लावा, वो धरातल के अंदर जमा होता रहता है और जमा होता ही रहता है, और जिस दिन वो लावा इतना हो जाता है कि वो अंदर नहीं रह सकता, वो ठहर नहीं सकता, तो वो ऊपर भूपर्पटी की, पृथ्वी की धरातल के क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ जाता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। यही हुआ, ये लावा जमता रहा और एक दिन जो है 1857 में जाके ये फूट गया और 1857 की क्रांति हुई। लेकिन वही चीज़ में कि ये लावा जमा कैसे कैसे हुआ। 1857 के पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे, वो तो बहुत बड़ा प्रयास था, बड़ी क्रांति थी, लेकिन छोटे मोटे तौर पर हमने कोशिशें की थी, ऐसा नहीं है। 1857 से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत में जन असंतोष हमारा अगला टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो जो गुस्सा थे, लोग भड़के हुए थे, वही समय समय पर बाहर आ रहा था, है ना। आप यहाँ पर देखो, विपिन चंद्र जो एक बड़े और फेमस प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, विपिन चंद्र के अनुसार भारत में जो जन विद्रोह हुए उनको आप 3 व्यापक रूपों में बांट सकते हैं। पहला जन विद्रोह, आम लोगों के द्वारा, या नागरिक विद्रोह भी कहते हैं इनको। दूसरे जनजातीय विद्रोह, जो जनजाति लोगों ने किए, जिसमें आप देखोगे कि संथाल विद्रोह आपको मिलेगा, है ना, और कई सारी जनजातियों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। और तीसरा किसान आंदोलन, आप देखोगे नील आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन आप पढ़ते हैं ना, कई प्रकार के किसान आंदोलन भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हुए हैं। तो यहाँ अब वही हम लोगों को पढ़ना है। जन विद्रोह हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, फिर किसान आंदोलन। तो सबसे पहले हम बात करें कि कारक, देखो सिंपल सी बात ये, जन विद्रोह थोड़े से कल देख लेंगे, पहले कारण देख लें कि आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ लोग गुस्सा क्यों हुए या उन्होंने विद्रोह क्यों किया। तो उसके कई कारण थे, लोग क्यों गुस्से में थे, है ना, विप्लव क्यों किया उन्होंने। पहला, भू राजस्व बंदोबस्त। अंग्रेजों ने पुराने राजा महाराजाओं या रियासतों की जगह नए तरह के बंदोबस्त लागू किए, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लोगों को लूटना ही शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों को अत्याचार के द्वारा, ठीक है, गरीब से गरीब, निर्धनतम जो है स्थिति में पहुंचा दिया। तो एक ये भू राजस्व बंदोबस्त। दूसरा, नए नए कर, बिना मतलब के टैक्सेस लगा दिए गए लोगों के ऊपर, उनका बोझ लाद दिया गया। इसके साथ उनकी भूमि से बेदखल करना, जब कोई किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसको उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, उसकी जगह किसी और को वो ज़मीन दे दी जाती थी। जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण, जनजातियों ने क्यों विद्रोह किया, क्योंकि उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनके परंपरागत अधिकार हुआ करते थे जंगल पर, वनों पर, वो सब छीन लिए गए। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी नीतियाँ अपनाई, चाहे वो किसानों के खिलाफ, जनजातीय लोगों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ, लोगों का रोजगार चला गया। जो चीज़ से पहले घर चलता था ना, अब वो सामान बिकता ही नहीं है। पहले लोग कपड़े, हाथ से कपड़े बना बना के परिवार से जो है ना पूरी पूरी पीढ़ियाँ पल जाती थी, लेकिन अब वो कपड़े बिकते ही नहीं है, वो कपड़े कोई बनाता नहीं है, तो लोग भूखे मरने लगे। ये स्थिति हो गई। ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ता, बिचौलिए आ गए, साहूकार, महाजन टाइप के लोग आ गए और कई सारे लोगों को कर्ज के जाल में फंसा लिया। मनमाने ब्याज पर कर्ज देना, उस कर्ज का जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगाना, और ये सब चीज़ें होने लगी। इससे लोगों का शोषण बढ़ गया। फिर आदिवासियों की भूमि पर मैंने आपको बताया कब्जा कर लिया, प्रसार कर लिया, उनको उनकी भूमि से, जंगल से बाहर निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। ब्रिटेन में वस्तुएं जो है बनती थी, वो वस्तुएं भारत में बिकने लगी। भारत में लोग जो है बेरोजगार हो गए। भारत में जो लोग हस्तशिल्प या जो उत्पादन करते थे वो सब बर्बाद हो गया। अब कोई भी भारत में बने हुए चीज़ों को खरीद नहीं रहा, पूरा विनाश हो गया।
स्वदेशी उद्योगों के विनाश ने कामगारों को उद्योग से कृषि की ओर गतिशील किया। अब जिन लोगों का रोजगार चला गया, जिनके पास काम धंधा नहीं था, वो खेती करने लगे मजबूरी में। तो खेती जो है, जैसे मान लो कोई परिवार है जो गांव में रहता है, बहुत छोटी सी ज़मीन पर खेती करता है, अब खेती की ज़मीन कम पड़ती है, तो उन्हीं में से जो परिवार के 2 बेटे हैं वो शहर आ गए, शहर आके काम करने लगे, किसी जगह पर मजदूरी करने लगे, कारखाने में काम करने लगे, कुछ रोज़गार ले लिया। अब मान लो किसी कारण से वो कारखाने, वो फैक्ट्री वो बंद हो गई, उन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा, तो वापस गांव चले जाएंगे। वापस गांव चले जाएंगे, और गांव चले जाएंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि वो ज़मीन तो पहले भी कम थी, आज भी कम है, और बड़ी मुश्किल से उस ज़मीन में परिवार का गुजारा हो रहा है। लेकिन भूखे मरने से तो अच्छा है ना। माता पिता सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखे मरते हुए नहीं देख सकते। आपको पता है कि वो अपने हिस्से का भी बच्चों को खिला देते हैं, खुद भूखे पेट रह लेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा भूखा मर रहा है शहर में, काम धंधा नहीं है उसके पास, तो माँ बाप उसको घर बुला लेते थे, बेटा एक काम करो, यहाँ आ जाओ, ज़मीन है, जो होगा इसी में खाएंगे, आधी ही सही, लेकिन हम गुजारा कर लेंगे, वहाँ भूखे मरने की ज़रूरत नहीं है। और वो बच्चे जब घर आते थे तो खेती पर निर्भर हो जाते थे, और ज़्यादा जो है ज़मीन पर दबाव पड़ता था। इस तरीके से कई सारे लोग जो है वो खेती के ऊपर निर्भर हुए, और उसके बाद में समस्याएं और बड़ी हो गई और ज़्यादा गहरा गई। समझ में आया? तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये तो कारण है कि क्यों लोगों ने विद्रोह किए, कारण है कि क्यों किसानों ने विद्रोह किए, या सीधे साधे आदिवासी लोग जो हैं, जो कभी किसी पचड़े में नहीं पड़ते थे, जो हमेशा अपनी मस्ती में मस्त हैं, लेकिन क्यों आखिरकार उनको भी विद्रोह करना पड़ा, क्यों उनको भी हथियार उठाने पड़े, वो आप देखेंगे कि हमने देखे ये सारे कारण थे अंग्रेजों की नीतियों। अगले सेशन में कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में बात करूंगा आपके साथ। सारे तो नहीं देख सकते क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे देखने में तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो कुछ विद्रोह के ऊपर, जैसे सन्यासी विद्रोह हो गया, कुछ प्रमुख किसान विद्रोह, कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह, वो देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति की तरफ चलेंगे। तो अगला सेशन जो होगा यहीं से आगे से स्टार्ट होगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए, साथ देने के लिए। बस इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए। अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है ना। तो बने रहिएगा। यूपीएससी विद चंचल कुमार सर को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया हो तो, और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। जाते जाते सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक कर ले कि आपने सेशन को लाइक किया है कि नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छी बातें आपको बताई गई है जो दूसरों के भी काम आ सकती है, या किसी और की पढ़ाई में उसकी सहायता कर सकती है, इस टॉपिक को समझने में मदद कर सकती है, तो इस सेशन को शेयर भी कीजिए, पूरी सीरीज़ को शेयर कीजिए। इसके साथ लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी चल रही है, उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी हम सभी की। लेकिन हाँ, टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलेगा। चंचल कुमार सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको इस जो है सेशन की और पुराने सेशन की PDF मिल जाएगी। और यदि फिर भी नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल वैसे मिल जाएगा, इतने तो आप समझदार हैं, नहीं भी मिल रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में लिंक जो है वो मिल जाएगी पिन करके, वहाँ से भी आप सीधे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।